नमस्कार मेरे मेहनती साथियों। आप देख रहे हैं सुशील स्मार्ट स्टडी और मैं हूं आपका दोस्त सुशील सर। तो आज की ये क्लास बहुत ही खास है क्योंकि यूपी होम गार्ड और लेखपाल जैसे एग्जाम में यही टॉपिक आपका सिलेक्शन तय कर सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अब टाइम कम है, सिलेक्शन होगा या नहीं, तो आज से एक जवाब याद रख लो, होगा और जरूर होगा। क्योंकि यहां पढ़ाई होगी बिल्कुल एग्जाम फोकस। एमसीक्यू ऐसे होंगे जो पेपर में घुस कर आएंगे और फैक्ट ऐसे जो कॉपी नहीं दिमाग में छप जाएंगे। तो अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी या वर्दी की शान और परिवार के चेहरे पर मुस्कान, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से लगातार देखिए और अंत तक बने रहिए क्योंकि आज की क्लास आपका रिजल्ट बदल सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है वो हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन वर्ष 1950 में भारत के संविधान के लागू होने से पहले यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर जो है उत्तर प्रदेश रखा गया था। और उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, आपको ये भी याद रखना है। साथ ही साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि यहाँ रामायण, महाभारत, बौद्ध और मुगल काल से जुड़ी अनेकों धरोहरें स्थित हैं। तो साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है लखनऊ और उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो आपके प्रयागराज में है। और जनसंख्या की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश का जो पहले नाम था वो था यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है ये सारनाथ से लिया गया है। और इसमें 4 जो है सिंह आपको दिखाई पड़ते हैं, जिसमें 3 जो है वो सामने की ओर देखते हैं और एक जो है पीछे की ओर होता है। और इसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो कभी आपने सोचा कि ये सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? तो सत्यमेव जयते का अगर आपको अर्थ नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से पता कर लीजिए कि जो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है इसका मतलब है सत्य की ही सदैव विजय होती है। और यह चिन्ह जो है आपको पता होना चाहिए, ये चिन्ह शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। और इसे जो है 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अपनाया था। और साथ ही में एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ बता दें कि जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसमें जो 4 शेर हैं और साथ ही साथ इसके नीचे जो लिखा होता है सत्यमेव जयते, जिसका मैंने अर्थ बताया कि सत्य की ही सदैव विजय होती है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक स्तंभ सारनाथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और सभी को पता भी होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आना चाहिए। तो भारतीय संविधान का जो जनक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की थी और उसके ये अध्यक्ष भी थे। और इन्होंने जो है भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को स्थापित करने में काफी अहम भूमिका निभाई थी, है ना। और संविधान निर्माण में उन्होंने जो है विभिन्न देशों के संविधानों का काफी गहन अध्ययन भी किया। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और साथ ही साथ अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो आप सभी को पता है कि संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था और संविधान दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज में स्थित है और इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी। और ये भारत का जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय है और पहले जो इसका नाम था वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है?
तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। और स्वतंत्रता के बाद जो है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की थी। और भारत ने हॉकी में 18 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे, जो किसी भी देश द्वारा सबसे सर्वाधिक है। और जो मेजर ध्यानचंद हैं, जिन्हें हॉकी के जादूगर भी इनको हम बोलते हैं, तो मेजर ध्यानचंद, इनका जो जन्म है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बीच का जो चक्र है वो किसका प्रतीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित जो नीले रंग का चक्र, अशोक चक्र जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आप जानते हैं 24 तीलियां होती हैं, तो यह जो चक्र है वो सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। और इस चक्र का मतलब होता है कि प्रगति और गति, मतलब निरंतर प्रगति और गति तथा धर्म के मार्ग का प्रतीक माना जाता है। और अशोक चक्र जो है यह संदेश देता है कि जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए और देश को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रगति और गति। साथ ही साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करूं कि इसमें जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका अनुपात जो है वो 3:2 होता है। और इसको जो डिजाइन किया था वो किया था पिंगली वेंकैया ने। साथ ही साथ इसमें जो केसरिया रंग होता है, तो केसरिया रंग जो है साहस और बलिदान का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग जो है शांति का, और हरा रंग जो है ये समृद्धि का प्रतीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रगति और गति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो पहली जनगणना, या जिसे हम बोलते हैं आंशिक जनगणना, तो वो तो हुई थी 1872 में, जबकि भारत में पहली पूर्ण एवं नियमित जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में। और ये जो जनगणना है ये ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड रिपन के समय में कराई गई थी। और आप जानते हैं कि जो भारत में जनगणना है वो 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। और जो अंतिम जनगणना है वो 2011 की जनगणना है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ थी। और आप जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1881। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंघा। और यह मुख्य रूप से दलदली और घास के मैदानों में पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में यह जो है विशेष रूप से अगर हम बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। और बारहसिंघा का जो नाम है इसके 12 शाखाओं वाले सींगों के कारण पड़ा है। और यह जो है काफी दुर्लभ और संरक्षित प्रजाति है, जिसे बचाने के लिए जो है कई वन्य जीव संरक्षण योजनाएं जो है चलाई जा रही हैं। अगर हम बात करें राजकीय पशु की, तो आप जानते हैं कि भारत उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंघा है। और इसका जो प्रमुख आवास है जहां ये पाया जाता है वो है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और राजकीय पक्षी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बारहसिंघा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अगर हम वर्तमान समय बात करें तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। और संविधान लागू होने से पहले जो है केवल 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन समय समय पर जो है संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो है नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई। और ये जो अनुसूचियां हैं ये संविधान के अनुच्छेदों को जो है विस्तृत रूप से समझाने में जो है सहायता करती हैं। बात करें हम सबसे पहले अनुसूची, तो पहले 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में आपको याद रखना है 12 अनुसूचियां हैं। और पहली अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों के बारे में। तो ऐसे ही आपको 12 अनुसूचियों के बारे में याद रखना है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर वो है राजस्थान। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान जो है ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। और इसका एक बड़ा भाग जो है वो थार मरुस्थल से ढका हुआ है। और क्षेत्रफल अधिक होने के बावजूद जो है यहाँ जनसंख्या घनत्व काफी कम है।
और राजस्थान की जो सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगती है। साथ ही में आपको याद रखना है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य अगर हम बात करें तो वह है गोवा। और सबसे लंबी सीमा जो है पाकिस्तान से जिसकी लगती है तो वो आपका राजस्थान ही है। और साथ ही बात करें राजस्थान के राजकीय पशु की तो वो है आपका ऊंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो है आपका लद्दाख। अगर हम बात करें सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र तो आपका है लक्षद्वीप। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो कुल सदस्य हैं वो है 543। और साथ ही साथ लद्दाख की जो राजधानी है वो है आपकी लेह। और अगर बात करूं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की, तो जो आपका जम्मू कश्मीर था तो पहले यह जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसे केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। तो इसमें दो केंद्र शासित प्रदेश का जो है विभाजन हुआ है, एक तो आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। और इसे वर्ष 1963 में जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। और ये जो मोर है ये भारतीय संस्कृति, कला और धार्मिक परंपराओं में जो है विशेष स्थान रखता है। साथ ही ये जो मोर है यह सौंदर्य, गौरव और आनंद का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? आप सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन होमगार्ड में पूछे जा सकते हैं क्योंकि उतना टफ पेपर नहीं आएगा, और आएगा भी तो मैं आपको इजी से हाई लेवल तक ले चलूंगा। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो है आपका कमल। और कमल को जो है पवित्रता, सुंदरता और आशा का प्रतीक माना जाता है। और आप सभी जानते हैं कि यह जो है कीचड़ में खिलकर भी काफी स्वच्छ और सुंदर रहता है। इसलिए यह जो जीवन में संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ने का संदेश देता है कि आपके जीवन में कितना भी संघर्ष हो लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहिए। और अगर बात करें हम कमल के वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें राष्ट्रीय पशु की, तो वो है आपका बाघ, और राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, और साथ ही में राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के बेसिकली दो सदन होते हैं जिनको लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं। लोकसभा को हम निचला सदन भी कहते हैं, जिसके सदस्य जो हैं जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। जबकि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि जो हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो लोकसभा के सदस्य जो हैं ये 543 हैं, जबकि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। और लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति है ये संसद का सबसे अभिन्न अंग माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद। और बरगद जो है ये दीर्घायु, शक्ति और एकता का प्रतीक माना जाता है। और इसकी जो जड़ें हैं वे शाखाओं से नीचे की ओर बढ़ती हैं, जिससे यह विशाल आकार ले लेता है और सैकड़ों लोगों को छाया देता है। तो और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फाइकस बेंगोनियसिस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बरगद। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। और बाघ को शक्ति, साहस और गौरव का प्रतीक माना जाता है। आप जानते हैं कि बाघों की जो सबसे अधिक संख्या है वो भारत में ही पाई जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रीय पशु चुना गया है। और बाघों के संरक्षण के लिए जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और यह जो है भारत की जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण का प्रतीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाघ। और आप सभी को बता दें बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टिग्रिस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाघ।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन के जो रचयिता हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। और यह गीत जो है सबसे पहले जो है 1911 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और इसे 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। और जनगण मन जो है ये भारत की एकता, विविधता और संप्रभुता का प्रतीक है। और इसका पूर्ण गायन जो है लगभग 52 सेकेंड का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो जो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है इसके रचयिता जो है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और यह गीत जो है उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ इससे लिया गया है। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है यह गीत देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक माना जाता है। और वंदे मातरम का जो अर्थ होता है वह है मां को नमन। और इसे 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श बताए गए हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 5 आदर्श बताए गए हैं, जिनमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता शामिल हैं। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। और ये आदर्श भारत को एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्गदर्शन करती है। और अगर हम साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो भारत के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। साथ ही अगर हम बात करें न्याय की तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो 2 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अवसर की समानता की इसमें बात की गई है। साथ ही साथ बंधुत्व की बात करें तो एकता और अखंडता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करते हैं। जबकि अगर हम पहले बात करें तो पहले मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो 7 थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। साथ ही अगर हम कुछ बात करें तो संपत्ति का जो अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है। और मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। जबकि समानता का अधिकार की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 22 में वर्णित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उन्होंने 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता भी थे और महात्मा गांधी के जो निकट सहयोगी माने जाते थे। साथ ही राष्ट्रपति जो है ये भारत का एक संवैधानिक प्रमुख होता है और संविधान के अनुसार कार्य करता है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म है वो बिहार में हुआ था और ये पेशेवर से वकील थे। और साथ ही साथ इनका जो कार्यकाल रहा वो 1950 से 1962 तक रहा। अगर हम बात करें पहले उपराष्ट्रपति की तो पहले उपराष्ट्रपति थे आपके राधा कृष्णन। साथ ही अगर हम वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो आप सभी जानते हैं वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। और जो राष्ट्रपति भवन है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
और उन्होंने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। और नेहरू जी जो हैं ये आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं और उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों, वैज्ञानिक सोच और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। साथ ही में पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत है वो इनके ही कार्यकाल में हुई। और बच्चे जो हैं इनको प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं, आप सभी को पता होगा। और उनके जन्मदिन 14 नवंबर को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है वो है गाजियाबाद। और यह जिला जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर का हिस्सा है और दिल्ली के निकट स्थित होने के कारण बहुत तेजी से विकसित हुआ है। और यह जो क्षेत्र है वो औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का जो है सबसे उच्च स्तर माना जाता है। साथ ही अगर हम बात करें सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला तो गाजियाबाद है ही। साथ ही में जो रेलवे और सड़क नेटवर्क है इसमें भी काफी ज्यादा जो है मजबूत है। और गाजियाबाद का जो पहले नाम था वो हुआ करता था कासियाबाद। और इसका जो प्रमुख उत्पाद है वो औद्योगिक वस्तुएं मानी जाती हैं। और जनसंख्या वृद्धि दर इसमें सबसे ज्यादा अधिक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो जो लोग लखनऊ में रहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज है वो जरूर अपने क्षेत्र के बारे में पता रखें, क्योंकि मैं भी लखनऊ से ही बिलोंग करता हूं। तो भाई आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लखनऊ के बारे में जो शायद आपको पता होंगी और नहीं होंगी तो आज पता चल जाएंगी। देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। और ये जो शहर है वो अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और लखनऊ को जो आप सभी जानते हैं नवाबों का शहर कहा जाता है। और यहाँ सांस्कृतिक और स्थापत्य कलात्मक हेरिटेज बहुत प्रसिद्ध है। और लखनऊ में राज्य सरकार के मुख्य कार्यालय, सचिवालय और मुख्यमंत्री निवास भी स्थित है। और यह जो है शहर शिक्षा, उद्योग और कला का प्रमुख केंद्र भी है। साथ ही अगर हम कुछ बात करें कि बिरयानी और चिकन डिश यहाँ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो आप लोगों ने चखी होगी और काफी स्वाद में आगे भी है अपना लखनऊ। साथ ही अगर हम बात करें कि इसमें राज्यसभा सांसद की संख्या 31 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। और ऐतिहासिक इमारत की बात करें तो रूमी दरवाजा काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और जो मुख्यमंत्री आवास है वो आपके लखनऊ में है। और इसका जो उच्च न्यायालय है वो आपके प्रयागराज में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है, मतलब राजकीय फूल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वो है पलाश। और इसे भारत में दायस या अग्निपुष्प भी कहा जाता है, क्योंकि इसके फूल जो हैं चमकीले लाल रंग के होते हैं। और पलाश का जो पेड़ है वो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसे अक्सर जो है पर्वों व सामाजिक आयोजनों में जो है पूजा जाता है। और इसको अंग्रेजी में जो है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पलाश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो है सारस। और यह दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1.8 मीटर तक है। और सारस पक्षी जो है अपने जोड़ीदार के साथ जो है जीवन भर जुड़ा रहता है, मतलब इसको अकेला रहना पसंद नहीं है। जैसे कुछ लोगों को अकेला रहना पसंद नहीं होता ना, तो वैसे ये भी है, बेचारा अकेले नहीं रह सकता। और यह जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसकी संख्या जो है कम होने का सबसे मेन कारण है कि पोल्यूशन, हम लोग बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं और इसीलिए इसकी संख्या कम हो रही है। तो इसको संरक्षित करने की जरूरत पड़ रही है। और भारतीय संस्कृति में जो सारस पक्षी है इसको काफी पवित्र माना जाता है। साथ ही में अगर हम बात करें इसके आवास की तो ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये जो है धार्मिक महत्व में इसका काफी ज्यादा जो है ये पवित्र माना जाता है। और संरक्षण के लिए आप जानते हैं कि हम लोग इसको बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रजाति लुप्त ना होने पाए, इसको संरक्षित किया जा रहा है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर हम बात करें तो राजकीय फूल है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पक्षी है आपका मोर। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारस।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? देखिए अभी मैंने इससे पहले बात की कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। और यह वृक्ष जो है भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और अशोक वृक्ष को अक्सर पूजा स्थलों और मंदिरों के पास लगाया जाता है। और इसके फूल जो हैं लाल और नारंगी रंग के होते हैं और वसंत ऋतु में खिलते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें, जो अशोक वृक्ष है वो स्वास्थ्य और औषधीय गुणों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और अगर इसके हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है साराका एसोका। साराका एसोका, है ना? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 80 जिले हैं। और ये जिले जो हैं राज्य के प्रशासन और विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए हैं। और प्रत्येक जिले का एक प्रशासनिक प्रमुख जिला अधिकारी होता है। और जिले जो हैं आगे तालुके और ब्लॉक में विभाजित होते हैं। और साथ ही अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो जो कुल जिले हैं वो हैं 80। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजधानी है लखनऊ, उच्च न्यायालय है प्रयागराज में, और प्रमुख नदी है आपकी गंगा नदी, और प्रमुख पर्व है उत्तर प्रदेश का दीपावली और होली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। और यह नदी जो है राज्य के कई जिलों से होकर बहती है और धार्मिक और सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टि से जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और यह जो है कई शहरों जैसे वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर से होकर गुजरती है। और यह नदी जो है कृषि और जल परिवहन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो साथ में अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, तो इसकी जो उपनदियां हैं वो है यमुना और घाघरा। साथ ही में ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। और साथ में बात करें, ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है उत्तर प्रदेश की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है वो है कानपुर, जो जनसंख्या और औद्योगिक दृष्टि से काफी प्रमुख है। इसे पहले कानपुर या कन्नौज कहा जाता था। कान्हापुर या कन्नौज कहा जाता था। और कानपुर का जो औद्योगिक क्षेत्र है वे विशेष रूप से कपड़ा, चमड़ा और जूट उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। और यह जो शहर है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है और उत्तर भारत के परिवहन और वाणिज्यिक केंद्रों में आता है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो जो गाजियाबाद है ये अधिक जनसंख्या वाला जिला है। जबकि अगर हम बात करें प्रशासनिक केंद्र, तो प्रशासनिक केंद्र जो है आपका कानपुर नगर को माना जाता है। और सांस्कृतिक विरासत जो है, ये क्यों इसे सांस्कृतिक विरासत मानते हैं? क्योंकि यहाँ विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। साथ ही शिक्षा संस्थान की बात करें तो यहाँ IIT कानपुर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है शिवालिक पर्वत। आप जानते हैं शिवालिक पर्वत जो है ये हिमालय की 3 श्रृंखलाओं में आता है। हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं जिनमें से सबसे ऊंचा है वृहत हिमालय, फिर आता है मध्य हिमालय, और तीसरा आता है शिवालिक हिमालय। तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है आपका शिवालिक हिमालय। और ये पर्वत जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में फैला हुआ है। और शिवालिक पर्वत जो है ये नदी घाटियों के पास स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो अन्य हिमालय चोटियों के मुकाबले थोड़ा कम है, क्योंकि सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपके वृहद हिमालय, फिर उसके बाद आपकी मध्य हिमालय, और फिर सबसे कम ऊंचाई है आपकी शिवालिक हिमालय की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक पर्वत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी मां गंगा की सहायक नदी मानी जाती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो गोमती नदी है, तो गोमती नदी को मां गंगा की सहायक नदी माना जाता है। और यह नदी जो है उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर बहती है और गंगा नदी में मिलती है। इसका जो उद्गम है, अगर हम बात करें गोमती नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड से होता है और यह लगभग 900 किलोमीटर लंबी है। गोमती नदी जो है कृषि, पेयजल और धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।
और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है वो गोमती नदी के ही तट पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोमती नदी। साथ ही में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो गोमती नदी जो है ये लखनऊ, सीतापुर, गोंडा आदि से होकर बहती है। साथ ही कुछ धार्मिक महत्व की बात करें तो यहाँ पर घाट और मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और अगर हम बात करें लखनऊ, तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोमती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ है। और यह सीमा जो है पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। और यह भौगोलिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य प्रशासन, यातायात और सुरक्षा के लिए अहम भूमिका निभाता है। और उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो अन्य राज्यों जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के साथ लगी हुई हैं। और साथ ही अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है लगभग 24 करोड़ है। और इसकी जो प्रमुख नदी है वो है गंगा नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क। और यह जो दुधवा नेशनल पार्क है ये थारावली क्षेत्र में स्थित है। और बाघ, बारहसिंघा, हाथी और अन्य वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। इसे जो है 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 1987 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो टाइगर रिजर्व जो है ये 1987 राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 1977 में। और साथ ही में यहां पर बारहसिंघा का जो है निवास है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुधवा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य गौरव क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो राज्य प्रतीक है या जिसको हम राज्य गौरव भी बोल सकते हैं वो है अशोक स्तंभ। और यह जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का भी हिस्सा है। अशोक स्तंभ का जो शीर्ष है वो भाग 4 शेरों वाला सिंह स्तंभ है जो शक्ति, साहस और एकता का प्रतीक है। और यह प्रतीक जो है न्याय और नैतिक शासन का संदेश देता है। साथ ही में अगर हम बात करें कि जो 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ है ये जो है किससे लिया गया है, तो ये जो है सारनाथ से लिया गया है ना। और इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक स्तंभ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु या राज जानवर भी उसको हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ राजकीय पशु होना चाहिए था। तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वो है आपका बारहसिंघा। और यह जो है हिरण की एक दुर्लभ प्रजाति है और मुख्य रूप से दुधवा नेशनल पार्क और कासघाट क्षेत्रों में पाया जाता है। साथ ही में बारहसिंघा को संरक्षण के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि इसकी संख्या जो है काफी कम हो गई थी। और इसे राज्य का प्रतीक जो है इसलिए चुना गया क्योंकि यह प्राकृतिक विरासत और वन्य जीव का महत्व दर्शाता है। साथ ही में अगर हम बात करें कि इसके वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसका वैज्ञानिक नाम जरूर कमेंट में बताएंगे हमको। और अगर आप कमेंट करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा जागरूक हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बारहसिंघा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा माना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना और ऐतिहासिक शहर है वो है वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है। और यह शहर जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है और धार्मिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वाराणसी जो है ये हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। और यहाँ का जो काशी है, यहाँ का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और इस शहर की जो स्थापना है वो हजारों साल पहले हुई थी और इसे दुनिया के सबसे पुराने बस्तियों में से एक माना जाता है। तो इसका जो अगर आपसे पूछेगा कि प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम काशी था। और सबसे पुराना जो शहर ये वाराणसी, ये ही काशी नाम से जाना जाता है। और ये किस नदी के किनारे है? ये गंगा नदी के तट पर है। और जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो है काशी विश्वनाथ मंदिर।
तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध धार्मिक शहर अयोध्या किसके जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और हमारी आस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध धार्मिक शहर अयोध्या है, ये भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। और यह शहर जो है हिंदू धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और रामायण की कथाओं के अनुसार भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। और अयोध्या में राम जन्मभूमि और कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु जो हैं दर्शन के लिए आते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगवान राम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन किस शहर तक जाती है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी रेलवे लाइन है वो गोरखपुर तक जाती है और गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है ये विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के लिए प्रसिद्ध है और यह रेलवे नेटवर्क पूर्वोत्तर भारत और अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र माना जाता है। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन के कारण यातायात, वाणिज्य और अर्थव्यवस्था में जो है अहम भूमिका निभाता है। तो साथ ही अगर आपसे पूछे सबसे लंबी रेलवे लाइन, तो वह है गोरखपुर और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी यही है। साथ ही में परिवहन केंद्र जो है उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर से ये कनेक्टेड है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो लगभग 1.3 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी झील है वो है रामगढ़ झील, जो कि वाराणसी जिले के पास स्थित है। और यह झील जो है प्राकृतिक रूप से निर्मित है और स्थानीय जल संसाधन, मछली पालन और कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और रामगढ़ झील में प्रवासी पक्षी और जलीय जंतु जो है पाए जाते हैं, जिससे यह पर्यावरण दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी झील, तो है आपकी रामगढ़ झील, स्थान है आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ झील। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो शहर है क्षेत्रफल के आधार पर वो है लखनऊ और यह शहर जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। साथ में प्रशासनिक और सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। और लखनऊ राज्य की अगर हम बात करें, तो लखनऊ में राज्य सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास, न्यायालय और अन्य प्रमुख सरकारी कार्यालय स्थित हैं। और यह शहर जो है ऐतिहासिक विरासत, नवाबी संस्कृति और पाक कला के लिए भी प्रसिद्ध है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। और साथ ही में अगर हम बात करें लखनऊ की, तो आप जानते हैं कि लखनऊ में कबाब और बिरयानी जो है काफी ज्यादा प्रसिद्ध है ना। और उच्च न्यायालय की बात करें तो यहां पर उच्च न्यायालय भी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? देखिए, इससे पहले भी शायद इस क्वेश्चन पे चर्चा हुई है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है वो है कानपुर और इसे भारत का मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कपड़ा और चमड़ा उद्योग जो है अत्यधिक विकसित है। और कानपुर में जूट, चमड़ा, कपड़ा और मशीनरी उद्योग भी काफी ज्यादा प्रमुख है। और यह जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है और अपनी व्यापारिक दृष्टि से जो है उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट और अंतिम प्रश्न पर। तो हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर भदोही है, जिसे संत रविदास नगर भी कहा जाता है। और यह जिला जो है अपने कालीन उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कम क्षेत्रफल होने के बावजूद भी जो है इसका आर्थिक और निर्यात में काफी बड़ा योगदान है। और यह जिला जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है और वाराणसी व प्रयागराज के बीच में पड़ता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भदोही या संत रविदास नगर। तो दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास थोड़ी सी भी काम की लगी हो और अगर एक भी सवाल ऐसा लगा हो कि एग्जाम में आ सकता है, तो समझ लीजिए मेहनत सही दिशा में जा रही है।
और याद रखिए कि सरकारी नौकरी किस्मत से नहीं, लगातार पढ़ाई से मिलती है। और अगर आप सच में यूपी होमगार्ड या लेखपाल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने मेहनती दोस्तों के साथ शेयर करिए और सुशील स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट में लिखिए सिलेक्शन पक्का, ताकि मुझे पता चले कि आप आखिरी दम तक लड़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में और याद रखिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।